बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए जो आपका कंपलसरी पेपर है, पेपर 2 साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। तो दोस्तों इस पेपर से अगर हम एमसीक्यूज़ की बात करें तो प्रीवियस ईयर में आपके एमसीक्यूज़ आए थे 2021 का जो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर हुआ था उसमें लगभग सभी सब्जेक्ट में एमसीक्यूज़ बेस्ड ही पेपर हुआ था। चूँकि कोविड था तो इस वजह से पेपर जो है आपका एमसीक्यू बेस्ड हुआ था, लेकिन इस बार चांसेस हैं सब्जेक्टिव होने के, क्योंकि बीएड का जो पेपर होता है वह सब्जेक्टिव पैटर्न पर बेस्ड होता है। सब्जेक्टिव में आपका जो फर्स्ट पार्ट रहता है वो कंपलसरी पार्ट रहता है और जो सेकंड पार्ट रहेगा उसमें 4 यूनिट्स रहती हैं। यूनिट वाइज चीज़ें जो हैं देखने को मिलती हैं। प्रत्येक यूनिट में आपके 2 क्वेश्चन रहते हैं जिसमें आपको चॉइस करके एक करना रहता है। इस तरह से आपके 4 यूनिट्स रहते हैं। अगर हम अदर यूनिवर्सिटी की बात करें तो अदर यूनिवर्सिटी में कंपलसरी पार्ट तो रहता ही है, उसके अलावा जो यूनिट वाइज चीज़ें हैं वो कभी कभी देखने को नहीं मिलती। सीधा सीधा 8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन पूछ लेता है, उनमें से आपको 4 क्वेश्चन करने रहते हैं। तो एमसीक्यू बेस्ड की बात करें तो यूनिट फर्स्ट से 4th तक की चीज़ें कंप्लीट हैं। अगर हम पेपर की बात करें तो पेपर 1 से लेकर के आपके जो ऑप्शनल पेपर हैं उन सभी को मैंने कंप्लीट करा दिया है। अगर आपको एमसीक्यू बेस्ड चीज़ें पढ़नी है तो इसके लिए आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। मैंने हर एक सब्जेक्ट के लिए चैनल की प्लेलिस्ट बना रखी है अलग अलग नेम से। इसके अलावा अगर आपको बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की कोई भी फ़ाइल वगैरह चाहिए तो फ़ाइल भी मैंने बता रखी है। फ़ाइल की बात करें तो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में जो फाइलें होती हैं, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की फाइलें होती हैं ऑब्जर्वेशन, ज़्यादातर ऑब्जर्वेशन फ़ाइल होती है और असाइनमेंट फ़ाइल। तो सभी को मैंने कंप्लीट करा रखा है, हिंदी और इंग्लिश के लिए अलग अलग बना रखा है, उसको आप चेक कर लीजिएगा प्लेलिस्ट। सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड और फोर्थ, इनमें आपको लेसन प्लान, अगर हम फोर्थ सेमेस्टर की बात करें तो फोर्थ आपका सेमेस्टर में लेसन प्लान नहीं बनता है। इसके अलावा आपकी डायरी वगैरह बहुत बनती है, रजिस्टर वगैरह बनते हैं, तो उसको मैंने सब बता रखा है, चार्ट मॉडल सब बता रखा है। इसके लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट की ओर ज़रूर विजिट करें, वहाँ से आपकी समस्या दूर हो सकती है, चाहे वह फाइल की हो, चाहे लेसन प्लान की हो, चाहे चार्ट या मॉडल की हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख रहे थे। प्रीवियस वीडियो में हमने लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस देखे थे। चूँकि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं हम उन्हीं को लेकर के आ रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है बुद्धि लब्धि से संबंधित, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत लोगों को इस क्वेश्चन को समझने और करने में दिक्कत भी होती है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लगता है, इसको हल करने में आसान लगता है। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से भी। इस क्वेश्चन के बेस्ड पर हम सवाल भी करना सीख लेंगे कि आप पेपर में जैसे इससे संबंधित कोई सवाल आ गया तो कैसे हल करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र। बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू लेवल की बात करें तो हर एक बालक में एक समान देखने को नहीं मिलती। कोई प्रखर बुद्धि का होता है, कोई तीव्र बुद्धि का होता है, कोई सामान्य बुद्धि का होता है, कोई मंद बुद्धि का होता है। तो इस तरह से बुद्धि के कई सारे प्रकार भी हैं, उनको लेकर के हम अलग से वीडियो में बात कर लेंगे। ठीक है, अगर हम सामान्य बुद्धि लब्धि की बात करें तो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है सामान्य बुद्धि 90 से 110 के बीच होती है, ये सभी में पाई जाती है। वहीं दूसरी बुद्धि होती है विशिष्ट बुद्धि। विशिष्ट बुद्धि के कई प्रकार हैं जिसमें प्रखर बुद्धि और आपका मंद बुद्धि, ये सभी बुद्धियाँ आ जाएंगी। तो यहाँ पर तो हम बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र पहले देख लेते हैं। बुद्धि लब्धि निकालने की सूत्र कई बार पूछे गए हैं। सूत्र क्या होता है? तो सूत्र एक ही होता है, बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू जो होता है वह मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100, यानी मानसिक आयु यानी मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो इस तरह से आप इंटेलिजेंट क्वेश्चन का सूत्र निकालेंगे, यानी बुद्धि लब्धि का सूत्र निकालेंगे। अब इससे संबंधित हम थोड़ा सा क्वेश्चन भी देख लेंगे। मान लो कोई प्रश्न आ गया या सवाल आ गया तो आप कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम देख लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा बुद्धि लब्धि से संबंधित सूत्र। अगर पूछ ले यदि किसी बालक की आयु 10 वर्ष है, उसकी मानसिक आयु 12 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। देखिए, यदि किसी बालक की आयु कह दे
तो यह है 10 वर्ष। सबसे पहले मानसिक आयु देखिए, सबसे पहले कहा मानसिक आयु। बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है, एम ए, यानी मानसिक आयु। एम ए आप ऐसे शॉर्ट में भी याद रखते हैं, एम ए अपॉन सी इंटू 100। इस तरह से आप IQ का फॉर्मूला याद रख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो एम ए कितना है, यानी मानसिक आयु हमारी 12 वर्ष है। एम ए मतलब मानसिक आयु, ठीक है। और सी ए यानी क्रोनोलॉजिकल एज। जो क्रोनोलॉजिकल एज होगी यानी वास्तविक आयु होगी, वह हमेशा मानसिक आयु से कम ही रहती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये 10 वर्ष हो गई और इसके बाद इंटू 100 हम कर देंगे, ठीक है। इतना कर दिया हमने, तो बिल्कुल आप काट दीजिए इसे 10 को। अगर यहाँ से काटेंगे आप, देखते हैं फिर से इसको ज़रा सा यहाँ कर लेते हैं, ये 100, ठीक है। ये 0 से 0 कट गया, ठीक है। 10 इंटू आप 12 कर दीजिएगा तो 120 आ जाएगा। तो हमारी जो बुद्धि लब्धि है वह 120 आ गई। इसी तरह से डिजिट वगैरह चेंज कर देगा, ठीक है। और बिल्कुल सेम आपको ऐसे ही क्वेश्चन करना रहेगा। हमेशा ध्यान रखिएगा मानसिक आयु जो होती है वह वास्तविक आयु से, यानी जो आयु सिर्फ करके दे दे, या वास्तविक आयु से हमेशा ज़्यादा रहेगी। यानी मानसिक आयु देखिए अब 12 है और हमारी वास्तविक आयु 10 है, तो ये हमेशा जो है 10 से मतलब 12 से कम ही है, ठीक है। तो ये हमारी वास्तविक, और काटना तो आप काट लेंगे ही इसको, तो ये आ जाएगा 120। ये हो गया बुद्धि लब्धि निकालने का आसान सा तरीका। बिल्कुल आप ऐसे ही इन चीज़ों को निकालेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बुद्धि लब्धि और बौद्धिक स्तर। ये क्या है, मतलब बुद्धि लब्धि और बौद्धिक स्तर सामान्यतः बच्चे एक ही मानते हैं, लेकिन इसमें अंतर देखने को मिलता है। या फिर प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है बुद्धि लब्धि से आप क्या समझते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इन दोनों प्रश्नों को। तो बुद्धि लब्धि और बौद्धिक स्तर का अर्थ इसमें दिया है कि सन 1937 के स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण के परिणाम स्वरूप टर्मन, मैरिल तथा रॉबिन्स आदि विद्वानों ने बुद्धि के स्तर को निम्न प्रकार स्वीकार किया है। आपके लिए एक प्रश्न है कि बुद्धि का प्रतिपादन किसने किया। सर्वप्रथम बुद्धि का परीक्षण कब किया गया, ठीक है। आप इसका आंसर कमेंट द्वारा ज़रूर दीजिएगा। देखिए बुद्धि लब्धि और बुद्धि का स्तर, इसमें अंतर पूछा है। ये रहा कि बुद्धि लब्धि और बौद्धिक स्तर में क्या अंतर है, या फिर बुद्धि क्या है या बुद्धि लब्धि। तो यहाँ पर लाइन से सबके बारे में दिया है। बुद्धि लब्धि यानी इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो होते हैं ये रहते हैं, जो आपकी नंबरिंग में दी रहते हैं। बुद्धि का स्तर यानी ये अगर 170 से 200 के बीच की बुद्धि लब्धि, तो इस तरह का स्तर का बालक क्या कहलाएगा, विशेष प्रतिभाशाली। उसके बाद 140 से 169 के बीच का बालक अति प्रतिभाशाली। 120 से 139 उत्कृष्ट बालक या सिर्फ प्रतिभाशाली। सामान्य से अधिक 110 से 119, सामान्य मैंने बताया था 90 से 110। ध्यान रखिएगा मेनली कहीं कहीं जो है वो आपको 109 देखने को मिलेगा, लेकिन जो मुख्यतः होता है 90 से 110 के बीच होता है, और लास्ट होता है 80 से 89। ये होता है सामान्य से भी नीचे। तो ये हो गया बुद्धि लब्धि। जैसे पूछ ले दोनों में अंतर, तो आप ऐसे करके बता सकते हैं। बुद्धि लब्धि देखिए जो मेनली हम देखते हैं 70 से 79, ये सब बुद्धि के स्तर, बुद्धि लब्धि और बुद्धि का स्तर है। हमेशा ध्यान रखिए जो बुद्धि लब्धि है यानी IQ वो हमेशा नंबरिंग में रहेगा। 70 से 79 तो ये मंद बुद्धि, 60 से 69 मूर्ख कभी कभी पूछ लेता है, 25 से 49 के बीच की जो बुद्धि लब्धि होती है वह किस तरह के बालक की बुद्धि का स्तर होता है, तो मूढ़ बुद्धि के बालक का स्तर होता है, ठीक है। ध्यान रखिए जड़ वाला 0 से 120, सबसे जो कम रहता है वह जड़ का रहता है। तो दोस्तों ये थे बुद्धि लब्धि और बुद्धि का स्तर, किस तरह से आप समझे कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर आप इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूछा है शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास किस प्रकार होता है। यहाँ पर तो सीधा सीधा आंसर लिखा हुआ, लेकिन हम सरल शब्दों में भी देख लेते हैं। आप किसी भी प्रश्न का उत्तर कैसे हल करेंगे। शैशवावस्था की बात आ गई, सबसे पहले आपको कुछ नहीं डालना है, शैशवावस्था डालना है, शैशवावस्था, ठीक है। शैशवावस्था का स्टेज क्या होता है, 0 से 5 वर्ष। आप ऐसे डाल दीजिएगा शैशवावस्था 0 से 5 वर्ष। इसमें प्री यानी पूर्व और उत्तर यानी पोस्ट, ठीक है। पूर्व यानी कितना होता है, 0 से 2 या कहीं कहीं 3 वर्ष, और पोस्ट यानी उत्तर बाल्यावस्था शैशवावस्था 3 से
5 वर्ष, कहीं कहीं 6 दिखेगा लेकिन मेनली 3 से 5 या 2 से 5 देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें इतनी डाल देंगे। और बात आ गई संवेगात्मक विकास का। संवेगात्मक विकास से तात्पर्य क्या है? जिसमें शारीरिक, मानसिक और हर प्रकार से बालक का स्तर कैसा है। तो यहाँ पर पॉइंट वाइज देखेंगे। शिशु प्रारंभ से अपना क्रोध प्रकट करने प्रथम संवेग कौन से होते हैं? भय, क्रोध, ठीक है, खुशी, कहीं कहीं ये देखने को मिलते। देखिए अलग अलग राइटर ने अपने अपने बता रखे हैं प्राथमिक 3 संवेग। ठीक है, कहीं कहीं प्रसन्नता है, रोना, हंसना, ये हो जाते हैं। तो अलग अलग जो है आपके संवेगों के भी प्रकार हैं अलग अलग राइटर्स के अनुसार। तो यहाँ पर वही कह रहा है संवेग जो है इसमें हम रोना, चिल्लाना, हाथ पटकना, ये प्रारंभिक, क्योंकि जो शैशवावस्था होती है इसमें बालक बहुत छोटा होता है, बच्चा बहुत छोटा होता है, तो उसके यही संवेग होते हैं। शिशु के संवेग स्थिर नहीं रहता है, यानी कभी हंस देता है, कभी रो देता है, कभी चिल्लाने लगता है, कभी डर जाता है, तो ये संवेग स्थिर नहीं रहते। जैसे जैसे शिशु की आयु बढ़ती वैसे उसके संवेग के प्रदर्शन में परिवर्तन आता है, यानी शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था, तो संवेगों में परिवर्तन देखने को मिलेगा। सीधा सीधा हेडिंग डाल दीजिए कि संवेगों में परिवर्तन। ठीक है, संवेग अस्थिर रहते हैं, इस तरह से पॉइंट वाइज चीज़ें इस तरह से मेंशन करेंगे। ठीक है, शिशु के प्रारंभिक संवेगों में परिवर्तन। दूसरा डालिएगा कि संवेगों में परिवर्तन। दूसरा आप डाल सकते हैं कि व्यवहार में अस्थिरता, ऐसे पॉइंट वाइज चीज़ें। तो इस तरह से भी आप चीज़ों को लिख सकते हैं। तो बाकी ये सारे पॉइंट हैं जो काफ़ी मेन नहीं हैं, तो इन्हें भी आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि है प्रमुख रूप से संवेग के प्रकारों के अंतर्गत। ये प्रश्न पूछ सकता है कि प्रमुख रूप से संवेग कितने प्रकार के होते हैं, या संवेगों के 14 प्रकार किसने बताए हैं, या फिर मैकडूगल ने संवेग के कितने प्रकार बताए। किसी तरह से प्रश्न पूछे, बिल्कुल ऐसे ही इसको आप हल करेंगे। संवेग का संबंध मूल प्रवृत्तियों से होता है। मूल प्रवृत्तियाँ जो मानव में पहले से या जन्मजात होती हैं। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियाँ 14 प्रकार से बताई हैं। प्रत्येक संवेग किसी न किसी मूल प्रवृत्ति से संबंधित होते हैं। ये 14 प्रकार इस प्रकार से बताए गए हैं। देख सकते हैं ये 14 प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है। भय, घृणा, करुणा, आश्चर्य, आत्मसम्मान, भूख, कृतिभाव, क्रोध, वात्सल्य, कामुकता, आत्महीनता, एकाकीपन, अधिकार, आमोद। ठीक है, आमोद या प्रमोद करके भी लिख सकता है। तो ये 14 प्रकार बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर हम बात करें मैकडूगल के संवेगों की। ठीक है, इनसे यूपी टेट में भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा है शैशवावस्था में सामाजिक विकास का स्वरूप। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसे आप देख सकते हैं बस, बाकी इनका PDF तो मैं एग्ज़ाम से पहले अवेलेबल करा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व, वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूछता है आपके पेपर में कि व्यक्तित्व का अर्थ बताइए, व्यक्तित्व की परिभाषा बताइए, व्यक्तित्व के प्रकार बताइए, या फिर व्यक्तित्व की विधियाँ। व्यक्तित्व से जितने भी संबंधित प्रश्न हैं हम देख लेते हैं। व्यक्तित्व का अर्थ क्या होता है? व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी रूपांतरण है पर्सनालिटी का। अंग्रेजी के पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति पर्सोना शब्द से हुई है। इसका अर्थ होता है नकाब या मुखौटा। यूनानी निवासी नकाब पहनकर अभिनय किया करते थे, जिससे दर्शकगण यह ना जान सके कि कौन व्यक्ति अभिनय कर रहा है। तो पर्सनालिटी का अर्थ होता है सीधा सीधा मुखौटा, यानी यह पर्सनालिटी के पर्सोना शब्द से बना है। आगे दिया है कि पर्सनालिटी शब्द का उद्गम लैटिन भाषा के पर्सोनेयर शब्द से है। पर्सोनेयर का अर्थ होता है ध्वनि करने के सादृश्य, टू साउंड थॉट। ठीक है, फिर आगे दिया है पर्सोनेयर शब्द उस व्यक्ति की आवाज़ को व्यक्त करता है जो भेष बदलते हुए था। यही सारी बातें हैं। मेनली क्या याद रखेंगे, जो पर्सनालिटी है वह अंग्रेजी रूपांतरण है। पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व जो है वह अंग्रेजी रूपांतरण है पर्सनालिटी का। ठीक है, पर्सनालिटी पर्सोना शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है नकाब या मुखौटा। यहाँ तक ही आप कर देंगे, काफ़ी है पर्सनालिटी के अर्थ को लेकर के। आगे हम इसकी परिभाषा देखेंगे जो कि
आप ज़रूर लिखेंगे। आगे दिया है कि व्यक्तित्व की परिभाषा। व्यक्तित्व की परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने अपने शब्दों में दी है। ठीक है, मान लीजिए आपको किसी राइटर का नाम ना याद आ रहा हो तो आप शॉर्ट फॉर्म में कुछ भी लिख सकते हैं उनके नाम की जगह। ड्रेवर महोदय कहते हैं कि व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक गुणों के सुसंगठित तथा गत्यात्मक संगठन के लिए किया जाता है, जिससे वह अन्य व्यक्तियों के साथ अपने सामाजिक जीवन के आदान प्रदान में प्रकट करता है। ये तो हो गई ड्रेवर महोदय के अनुसार। ऑलपोर्ट महोदय क्या कहते हैं कि व्यक्तित्व एक क्रियाशील संगठन है जो व्यक्ति के मनो शारीरिक ढंगों को निश्चित करता है, जिन्हें वह बाह्य परिवेश में अपने आप को समायोजित करने में अपूर्व रूप से अपनाता है। तो दोस्तों ये रही पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व की परिभाषा। वेरी इंपॉर्टेंट है। अर्थ या परिभाषा कुछ भी पूछ सकता है या दोनों ऐसे भी पूछ सकता है। अगर अर्थ पूछे तभी एक परिभाषा आप लिख दीजिएगा। चलिए व्यक्तित्व के प्रकार की बात करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यक्तित्व के प्रकार या वर्गीकरण या अंतर्मुखी व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं, या बाह्यमुखी व्यक्तित्व या उभयमुखी व्यक्तित्व, इन सब से आप क्या समझते हैं। तो कि व्यक्तित्व की परिभाषा भी अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इनका वर्गीकरण अलग अलग प्रकार से किया है। लेकिन जो युंग महोदय हैं, यहाँ पर जुंग लिखा है, यहाँ पर युंग भी आप लिख सकते हैं। जुंग महोदय इनसे संबंधित बहुत पूछता है, इन्हीं का मुख्य जो है वो माना जाता है। तो युंग महोदय ने किस प्रकार वर्गीकरण किया, इन्होंने 3 प्रकार से जो है व्यक्तित्व को परिभाषित किया है, या कह सकते हैं मेनली वर्गीकरण जो है बताए हैं या प्रकार को बताया है। क्या है पहला है बहुमुखी। बहिर्मुखी को एक्सट्रोवर्ट प्रकार का व्यक्ति कहा जाता है। बहिर्मुखी का स्वभाव सांसारिक बातों से अनुरक्त रहने वाला बहिर्मुखी व्यक्ति सामाजिक होता है। कहने का अर्थ है जो बहिर्मुखी व्यक्ति होता है वह कह सकते हैं एक प्रकार से जो है अपने आप को समायोजित कर लेता है वातावरण के अनुसार। ठीक है, उसे किसी की आवश्यकता नहीं होती है। कहने का अर्थ है वह परिस्थिति के अनुसार खुद को समायोजित कर लेता है, वह अन्य बच्चों के साथ घुल मिल के रहता है, ऐसा व्यक्ति कहलाएगा जो बहिर्मुखी होता है। इसमें देखिए वह विज्ञापन, प्रकाशन, भाषण कला के द्वारा दूसरों से अपने आप को अनुकूलित बना लेता है। इसमें सिकंदर, नेपोलियन, नेहरू, हिटलर, शास्त्री जी व इंदिरा गांधी को समझा जा सकता है। ये देखिए सब अलग अलग थे। मतलब इस तरह से जो इस प्रकार का बालक जो होता है वह कहीं ना कहीं प्रखर बुद्धि का भी हो सकता है, साथ ही वह बहिर्मुखी प्रवृत्ति का होता है, वह सबके साथ घुल मिल के रहने वाला होता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा अंतर्मुखी। इंट्रोवर्ट प्रकार का जो व्यक्ति होगा वह अपने आप में खोया रहेगा। ठीक है, सबसे पहली बात कि अपने आप में खोया रहेगा। ठीक है, वह अपने आप को वातावरण के अनुसार समायोजित नहीं कर पाता। उसे सांसारिक मोह माया से कोई अर्थ नहीं है। मतलब वह लोगों के बीच ज़्यादा घुल मिल के नहीं रहने वाला रहता है, अपने आप में खोया। ऐसा बालक लेखक हो सकता है, ठीक है, कवि हो सकता है, या अंतर्मुखी प्रकार के बालकों के अंतर्गत आते हैं। उभयमुखी दोनों का मिक्सचर। ठीक है, उभयमुखी में दोनों प्रकार के बालक देखने को मिलते हैं। इसमें विचार प्रधानता, भाव प्रधानता दोनों का मिक्सचर, यानी वह अंतर्मुखी भी होगा और बाह्यमुखी भी होगा। विचार प्रधानता होगी, भाव प्रधानता होगी, तर्क, बुद्धि प्रधानता, दिव्य दृष्टि, ये सभी चीज़ें जो हैं आपको उभयमुखी प्रकार के बालकों में देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों ये थे प्रकार। अगर हम बात करते हैं व्यक्तित्व के वर्गीकरण की या प्रकारों की, तो 3 प्रकार हमने यहाँ पर जाने। चलिए आगे देखेंगे व्यक्तित्व परीक्षण के प्रकार। व्यक्तित्व परीक्षण के भी प्रकार हैं। इसमें विधियाँ आएंगी। आत्मनिष्ठ विधि, आत्मनिष्ठ की विधि कौन सी है? व्यक्ति इतिहास विधि, प्रश्नावली विधि, आत्मकथा विधि और साक्षात्कार विधि। ये पूछ लेता है व्यक्तित्व परीक्षण के प्रकार बताइए, तो आप व्यक्तित्व परीक्षण के प्रकारों में इन विधियों को लिखेंगे। वस्तुनिष्ठ विधियों, या फिर पूछ सकता है वस्तुनिष्ठ विधियाँ कौन कौन सी होती हैं, तो निरीक्षण विधि, शारीरिक विधि, वर्गक्रम विधि और समाज रेखा चित्र विधि। या फिर प्रक्षेपण विधियाँ पूछ सकता है कौन कौन सी होती हैं। प्रक्षेपण विधियों के प्रकार बताइए, तो रोर्शा शाही धब्बा परीक्षण, बालकों का अंतर्बोध परीक्षण, प्रासंगिक अंतर्बोध, TAT, CAT, ठीक है, इंक ब्लॉक टेस्ट, शब्द सहचर परीक्षण, ये सभी जो होती हैं प्रक्षेपण विधियों के प्रकार के अंतर्गत। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इनमें से किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है, चाहे वह आत्मनिष्ठ विधियों से पूछ सकता है, चाहे वस्तुनिष्ठ या प्रक्षेपण विधियाँ।
तो दोस्तों ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को लेकर के। चलिए इम्पॉर्टेंट प्रश्न कुछ और देख लेते हैं। अधिगम का अर्थ और प्रकार। यहाँ पर अधिगम का अर्थ सीधा सीधा शब्दों में, अधिगम शब्द जो है वो अंग्रेजी के लर्निंग शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना। यहाँ पर सिर्फ सीखना लिखा है, लेकिन अधिगम का शाब्दिक अर्थ होता है सीखना या सिखाना। बस इतना आप लिख देंगे काफ़ी है। उसके बाद आप ऐसे ही लिख सकते हैं कि मनुष्य अपने दैनिक जीवन में कुछ ना कुछ सीखता रहता है। कुछ चीज़ें वह व्यवहार द्वारा सीखता है, कुछ चीज़ें वह वातावरण से सीखता है या अनुकरण द्वारा सीखता है। सीखने की यह सतत प्रक्रिया अधिगम कहलाती है। अधिगम का अर्थ होता है सीखना या सिखाना। अधिगम की जो प्रक्रिया होती है वह निरंतर चलती रहती है। अधिगम जो होता है आंतरिक वह बाह्य होता है। अधिगम अनुकरण द्वारा होता है। अधिगम व्यवहार में समायोजित होता है। ये सारी चीज़ें आप अधिगम के अंतर्गत लिख सकते हैं। ये तरीका है लिखने का, कोई ज़रूरी नहीं कि आप बुक की लैंग्वेज को ही जो है प्रीफर करें। अगला प्रश्न, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है। तो सबसे पहला है परिपक्वता। अधिगम अभिप्रेरणा द्वारा होता है, वातावरण से होता है, ठीक है, इच्छा पर निर्भर करता है, तत्परता पर, सीखने के समय पर। आगे दिया है शारीरिक और मानसिक थकान पर निर्भर करता है, सीखने के समय पर निर्भर करता है, शिक्षण की विधियों पर निर्भर करता है, रुचि पर निर्भर करता है, ध्यान पर निर्भर करता है। ये सभी चीज़ें, ये सभी पॉइंट आप लिख सकते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर और भी हैं, ये देख लेते हैं थोड़े और प्रश्न। सीखने की इच्छा से तात्पर्य पूछेगा, सीखने की इच्छा से क्या तात्पर्य है। तो प्रायः हम देखते हैं कि जिस कार्य को सीखने में प्रसन्नता का अनुभव होता है उसे हम जल्दी सीख लेते हैं। इसके विपरीत जिस कार्य को करने में हमें प्रसन्नता नहीं होती उसे हम देर से सीखते हैं या फिर सीख नहीं पाते हैं। जैसे क्रिकेट खेलने में हमें प्रसन्नता का अनुभव होता है, तब हम उसे रुचि में लेते हैं और जल्दी सीख लेते हैं। इसी तरह से जटिल गणितीय समीकरण को सीखने में हमें रुचि नहीं होती, उसे हम देर से सीख पाते हैं। तो इस तरह से सीखने की इच्छा जो है आपकी रुचि पर निर्भर करती है। सीधा सीधा पॉइंट, सीखने की इच्छा हमारी रुचि पर निर्भर करती है। जो चीज़ हमें अच्छी लगती है उसे हम जल्दी सीख लेते हैं, जो नहीं अच्छी लगती है उसे हम देर से सीखते हैं, नहीं सीख पाते हैं। तो ये हो गई सीखने की इच्छा से संबंधित प्रश्न। यहाँ पर देखिए दिया भी है कि वस्तुतः सीखने की इच्छाएं दो प्रकार से होती है, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक में भोजन, पानी, विश्राम, नींद, क्रिया, उचित वातावरण, यौन इच्छा, ठीक है। मानसिक इच्छा इस प्रकार की इच्छा में स्नेह की इच्छा, वस्तुओं की आवश्यकता, निष्पत्ति की इच्छा, स्वतंत्रता, सामाजिक मान्यता, प्रतिष्ठा, प्रभुता एवं अहम जैसी इच्छाएं होती हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर रुकेंगे। नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, हम देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन रहेंगे। ये रहेगा थकान से संबंधित प्रश्न, सीखने के वक्र, पठार, इनसे संबंधित प्रश्न। इन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उम्मीद और आशा है आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों सहपाठियों के साथ भी शेयर करें और हमें वो मोटिवेट करने के लिए भी आप कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा, ठीक है। साथ ही अगर आपको प्रश्नों की संख्या और बढ़ानी है तो उसके लिए भी कमेंट ज़रूर करें ताकि हम इन प्रश्नों की संख्या को बढ़ा सकें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।